जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम राज्य विधानमंडल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया हुआ था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा आज हम जानेंगे कि आखिर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति क्या होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक क्या है, और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए सवालों को भी हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधानसभा में उपस्थित सदस्यों में से ही विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है, जो कि विधानसभा के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन के अंदर पीठासीन अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अब विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के बराबर ही होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल से पहले भी समाप्त हो जाता है। जैसे कि पहला है, विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए विधानसभा में उपस्थित सदस्यों में से न्यूनतम 50 सदस्यों का लिखित में समर्थन होना जरूरी है, लेकिन यह तभी मान्य होगा जब तक इसकी सूचना 14 दिन पहले से अध्यक्ष को न प्रदान कर दी गई हो। अर्थात सूचना प्रदान करने के बाद सदन में उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्य विशेष बहुमत के द्वारा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को ही प्रदान करता है। अब कुछ नोट है वो भी देख लेते हैं। जब अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव विधानसभा में विचाराधीन होता है, तब अध्यक्ष विधानसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, परंतु यह सदन का सदस्य होता है, जिसे विधानसभा में बोलने, उसकी कार्रवाई में भाग लेने और मत डालने का भी अधिकार होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आईएएस 2018 में पूछा गया था, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का या की सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या कर देगी। दूसरा है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है, हमें यह बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो आप वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करिएगा कि आपको इसका क्या आंसर लगता है। बाकी मैं इसका बता देता हूं। आंसर है ए केवल 1। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य। पहला है, इसके पास विधानसभा के कार्यों का संचालन और नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है, विधानसभा के जो भी सलाहकार या सचिवालय होते हैं वह इनके अंतर्गत ही कार्य करते हैं। तीसरा है, विधानसभा के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। चौथा है, विधानसभा में गणपूर्ति, जिसे कोरम भी बोला जाता है, का अभाव होने पर सदन को स्थगित करने का अधिकार, अर्थात विधानसभा के कुल सदस्यों को 10वां भाग यानी 1/10 होना जरूरी होता है सदन को चलाने के लिए। पांचवा है, पक्ष और विपक्ष का मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत का उपयोग किया जाता है। छठा पॉइंट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सातवां है, यदि विधानसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष को बिना बताए 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसे अध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। आठवां है, दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है। 9वां पॉइंट है, विधानसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं, जिसे राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता। अब विधानसभा के उपाध्यक्ष क्या होते हैं ये जानेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष के बाद ही उपाध्यक्ष को चुना जाता है, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष का ही निर्णय होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को ही प्रदान करता है। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। उनमें से कोई भी एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्रवाई संपन्न कराता है। जब वह पीठासीन होता है तो उस समय उसे अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होता है। अब जानेंगे हम विधान परिषद के सभापति क्या होते हैं ये देखेंगे। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं। सभापति निम्नलिखित 3 कारणों से अपना पद छोड़ सकता है। पहला है, यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए।
दूसरा है यदि वह उपसभापति को लिखित त्याग पत्र दे। तीसरा है यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों की पूर्व सूचना के बाद लाया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आईएएस 2015 में पूछा गया था, उसे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा से आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर है डी, ना तो एक ना ही दो। अब जानते हैं सभापति की शक्तियां व कार्य। पीटरसन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य विधानसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में विधानसभा के अध्यक्ष के पास विशेष शक्तियां होती हैं जो कि विधान परिषद के सभापति के पास नहीं होती हैं। जैसे कि पहला, विधानसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। दूसरा पॉइंट है विधानसभा अध्यक्ष की तरह सभापति के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा ही तय किए जाते हैं, जिसे राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता। अब है उपसभापति क्या होता है वो देख लेते हैं। सभापति की तरह ही उपसभापति को भी परिषद के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। उपसभापति निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद छोड़ सकता है। पहला है यदि उसकी परिषद से सदस्यता को समाप्त हो जाए। दूसरा है यदि वह सभापति को लिखित त्याग पत्र दे। तीसरा है यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों के पूर्व सूचना के बाद लाया जा सकता है। जब उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्रवाई में पीठासीन नहीं होता है, लेकिन वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और मत भी दे सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। विधानसभा के अध्यक्ष की तरह सभापति के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं, जिसे राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता। अब जानेंगे हम साधारण विधेयक के बारे में क्या होता है। साधारण विधेयक वह विधेयक होता है जिसे विधानमंडल के किसी भी सदन में विधानसभा या विधान परिषद, जिसे बोलते हैं बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत, दोनों में से कहीं भी किसी सदस्य या मंत्री द्वारा लाया जाता है। साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने के लिए निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें प्रथम चरण है। इस चरण में विधेयक को विधानमंडल के किसी भी सदन में लाया जा सकता है जिस पर कोई चर्चा नहीं होती है, केवल विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति ली जाती है। द्वितीय चरण, इस चरण के अंतर्गत सदन में प्रस्तुत किए गए विधेयक पर खंडवार तरीके से प्रत्येक नियमों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है और फिर इस विधेयक को अगले चरण के लिए भेज दिया जाता है। तृतीय चरण, इस चरण के अंतर्गत विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान की जाती है। जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है तो उसे पीठासीन अधिकारी उस पर सहमति प्राप्त करने के लिए दूसरे सदन यानी विधान परिषद को भेजता है। दूसरे सदन के पास उस विधेयक के संबंध में निम्न विकल्प होते हैं। पहला है वह विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके पहले वाले सदन को भेज सकता है। दूसरा है वह विधेयक में कुछ संशोधन कर पहले वाले सदन यानी विधानसभा को वापस भेज सकता है। तीसरा है यदि विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर दे या 3 महीने तक कोई कार्रवाई ना करे तब विधानसभा फिर से इसे पारित कर परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे संशोधन के साथ पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकार्य हो या 1 माह के भीतर पास ना करे, तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है क्योंकि विधानसभा ने इसे दूसरी बार पारित कर दिया है। चौथा पॉइंट है, इस तरह साधारण विधेयक के संबंध में विधानसभा के पास विशेष शक्ति प्राप्त है। ज्यादा से ज्यादा परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था यूपीपीएससी के मेंस 2005 में पूछा गया था वो देख लेते हैं हम। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 14 दिन।
तो आंसर है बी 4 माह। अब है राज्यपाल की स्वीकृति। एक सदनी सदन या द्विसदनी सदन से विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, जिसके संबंध में राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत निम्न विकल्प होते हैं। पहला, यदि वह विधेयक पर स्वीकृति दे देता है तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, यदि वह विधेयक पर स्वीकृति नहीं देता है तो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाएगा। तीसरा पॉइंट है, यदि वह विधेयक को पुनर्विचार या संशोधन के लिए सदन को लौटा देता है तो सदन या तो उस विधेयक में संशोधन कर सकती है या बिना संशोधन किए राज्यपाल को वापस भेज सकती है, और यदि ऐसा होता है तो राज्यपाल बाध्यकारी हो जाता है विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए। चौथा है, यदि राज्यपाल चाहे तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास भी स्थानांतरित कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत निम्न विकल्प होते हैं, जिसमें पहला है वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, कौन? राष्ट्रपति। दूसरा है वह विधेयक पर अस्वीकृति दे सकता है। तीसरा है वह राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को इस संदेश के साथ विधानमंडल को वापस भेज सकता है कि वह विधेयक के किसी भी या किन्हीं पक्षों पर पुनर्विचार या संशोधन करे। चौथा पॉइंट है, ऐसा होने पर संदेश प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर विधानमंडल उस पर विचार करता है, और अगर विधानमंडल विधेयक को संशोधन के साथ या उसके बिना पारित कर दोबारा उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। लास्ट पॉइंट है इसमें, अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति को विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, इसलिए यदि वह चाहे तो विधेयक को बिना विचार किए अपने पास रख सकता है अनिश्चित काल तक के लिए। अब कुछ नोट, संविधान में किसी भी विधेयक पर असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं की जाती। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण विधेयक पर असहमति होने पर या गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित हो और उसे विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विधान परिषद के पास शक्ति विधानसभा से कम होती है। एक सदनीय व्यवस्था वाले विधानमंडल में साधारण विधेयक को सीधे विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अब जानते हैं धन विधेयक के बारे में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तभी माना जाएगा जब निम्न विषयों में से कोई एक या एक से अधिक या सभी विषय जुड़े हुए हों, जिसमें पहला है किसी भी कर यानी टैक्स को बढ़ाना, घटाना या समाप्त करना हो। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा धन उधार लेना या देना हो। तीसरा है राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना हो। यदि इन तीनों में से कोई भी एक चीज है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आती है। अब जानेंगे धन विधेयक के संबंध में प्रावधान है। पहला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जो कि अंतिम होता है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा है धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही केवल विधानसभा में लाया जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में 2012 में पूछा गया था, वो देख लेते हैं हम। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर ऑप्शन ए संसद की संस्तुति के, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, ऑप्शन डी मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो आंसर है बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। थर्ड पॉइंट है धन विधेयक को विधानसभा से पारित करने के बाद विधान परिषद को भेजा जाता है, जो उस विधेयक को अपने पास 14 दिन से ज्यादा ना तो रख सकती है, ना ही उसे अस्वीकृत कर सकती है, और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। केवल विधानसभा से सिफारिश कर सकती है, जिसे मानने के लिए विधानसभा बाध्यकारी नहीं है। चौथा पॉइंट है सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं क्योंकि इन्हें मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमपीपीएससी 1913 में पूछा गया था, वो क्या था हम देख लेते हैं। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन ए दोनों में से किसी भी सदन में, ऑप्शन बी दोनों सदनों में से परस्पर एक साथ, ऑप्शन सी केवल विधानसभा में, ऑप्शन डी केवल उस सदन में। तो आंसर है सी केवल विधानसभा में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है
आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।